Hello everyone. So today we are going to start with a new subject and a new topic that is Indian polity. तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि पास्ट में कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से लॉ ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में, जो कि बाद में इवॉल्व होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक हमें पहुंचाती है। उसके बाद फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पास्ट में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ था, कौन कौन से एक्ट और लॉज आए थे। तो ये चैप्टर एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए विथ हिस्ट्री साइमल्टेनियसली। हिस्ट्री में क्या हो रहा था, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे जिसके कारण ये सारे एक्ट्स आए, और इन एक्ट्स के आने के बाद हिस्ट्री को कैसे शेप किया गया, तो एक साथ पढ़ना चाहिए। सिंस आप लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड स्टडी। तो ये चैप्टर आपके लिए मददगार हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश जब आती है और जो एक्ट इशू किया गया होता है बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1600। तो 1600 में हमें पता है हिस्ट्री में, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऑर्डर इशू किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। इनिशियली सिर्फ 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया गया था कि आप भारत और भारत के इर्द गिर्द जो सब कॉन्टिनेंट देश हैं वहां पे ट्रेड कर सकते हैं और आपका मोनोपोली वहां पे रहेगा। लेकिन हमें पता है कि 1667 आते आते फारूक सियार का फरमान आता है जिसके कारण कंपनी को खुद का कॉइन इशू करने का पावर मिल जाता है। तो ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1669। 1669 में हमें पता है कि जो आइलैंड था सेलसेट और बसेन का, और जो पोर्ट ऑफ बॉम्बे था, ये दोनों चला गया था कंपनी को ऑन एन एनुअल रेंट ऑफ 10 स्टर्लिंग पाउंड। और कंपनी को कुछ पावर्स मिल गए थे ताकि वो कुछ लॉज बना सकें और ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस क्या है, इमरजेंसी ऑर्डर्स या इमरजेंसी लॉज इशू कर सकें फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड इट्स रेसिडेंट के लिए। फिर आता है आगे चार्टर एक्ट ऑफ 1683। 1683 का जो एक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को पावर मिल जाता है कि वो किसी के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता है वॉर और ट्रीटी में एंट्री कर सकता है। ये पावर मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसको, कंपनी को, सब्जेक्ट टू प्रोविजो दैट कंपनी वुड नॉट एज्यूम सोवरेन पावर्स, दैट इज टेरिटरीज एक्वायर्ड वेयर ऑल फॉर ब्रिटिश क्राउन, कंपनी वाज जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे पावर तो दे दिया गया कंपनी को कि आप डिक्लेयर कर सकते हो वॉर, आप ट्रीटीज में जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पे कि आप कोई भी सोवरेन पावर, इंडिपेंडेंट पावर एज्यूम नहीं करोगे। यानी कंपनी जो भी लड़ाई लड़ेगी और टेरिटरीज को एक्वायर करेगी भारत में, वो टेरिटरीज जो होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे होंगे। कंपनी बस एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मोनार्क। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1726, इसमें क्या होता है, इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग इट एम्पावर्ड द गवर्नर्स काउंसिल। गवर्नर का अपना एक ग्रुप होता था, एक काउंसिल होता था, जिसके कारण जो गवर्नर काउंसिल था तुम्हारा थ्री प्रेसिडेंसीज का, थ्री प्रेसिडेंसीज कौन कौन सा था तुम्हारा, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ये तीन प्रेसिडेंसीज था जहाँ पे तीन गवर्नर रहते थे और इनका अपना अपना काउंसिल रहता था। तो इन गवर्नर काउंसिल के जो थ्री प्रेसिडेंसीज के काउंसिल है, इनको पावर मिल गया कि कोई एक लॉ बना सकते हैं, बाय लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं इन कॉन्फॉर्मिटी विथ इंग्लिश लॉज। मतलब जो भी बनाएंगे वो इंग्लिश लॉ के ही अकॉर्डिंग होगा, उससे परे नहीं। तो ये सब क्या था तुम्हारा, इंग्लिश लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी अगर बाय लॉज या ऑर्डिनेंसेस पास करता है कोई भी प्रेसिडेंसी, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे वो मद्रास का हो, और जैसे ही पास करेगा कोई भी लॉ या प्रेसिडेंसीज बाय द गवर्नर काउंसिल, तो सब इट वुड बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, तो वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे वो लॉ लागू नहीं हो सकता। और इस वक्त तक हमें पता है कि डायरकी था बंगाल में,
लेकिन 1765 से 1772 तक। तो ये डायरकी जो बंगाल में था, इसके कारण बहुत डिजास्टर हुआ था। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर का कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेशन का कंडीशन जो भी था, काफी हालत खराब हो चुका था। Hence, the House of Commons had set up an inquiry committee for regulating activities of the company. और हमें पता है कि बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था बंगाल में, जिसके कारण हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि ब्रिटेन में थी बैठी हुई, वो क्या करती है, वो एक कमिटी सेटअप करती है, इंक्वायरी कमिटी, ताकि कंपनी का जो भी एक्टिविटीज है, जो करप्शन वो लोग कर रहे हैं, उसे रेगुलेट किया जा सके। और इस कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर एक नया एक्ट लाया जाता है, that is known as regulating act of 1773। ये एक्ट था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब ये एक्ट पास हो जाता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस थे, उसमें क्या क्या फीचर्स था इस एक्ट का, वो इस प्रकार है। पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पहले तो कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शन के लिए आई थी कि ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी तक रिकॉग्नाइज किया नहीं किया गया था कि कंपनी अपना पॉलिटिक्स भी कर सकती है भारत में और एडमिनिस्ट्रेशन भी रन कर सकती है। तो पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड। ब्रिटेन में रिकॉग्निशन मिलता है कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का, भारत जो कर रही है। इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अब जब रिकॉग्नाइज हो गया कि हाँ कंपनी जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भारत में चला सकती है, तो इसके कारण क्या हुआ, जो पावर जो बटा हुआ था बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब में, मद्रास वगैरह में, ये सारा पावर क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड होने लगा, एक जगह पे एकत्रित होने लगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, बंगाल के जो गवर्नर थे, उन्हें एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया और उन्हें बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो सबसे पहले गवर्नर थे वो तो तुम्हारा रॉबर्ट क्लाइव थे ही, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया वो लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स थे पहले। और लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स के साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके साथ बनाया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो गवर्नमेंट होती है उनके साथ काम करेगी, लॉ नहीं बनेगी, काम करेगी। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया 4 मेंबर्स का, जो कि असिस्ट करेगी किसको, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स को, और इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो सेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, पावर का एकत्रीकरण कैसे हुआ। ये जो बॉम्बे और मद्रास के सिर्फ गवर्नर रह गए, क्योंकि गवर्नर जनरल तो बंगाल वाले बन गए, तो बोला गया कि बॉम्बे और मद्रास जो रहेंगे उसके गवर्नर, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रहेंगे। मतलब औहदा जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वो ज्यादा है देन द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। और कोई भी लॉ अगर बॉम्बे और मद्रास पास करती है, सो दैट शुड बी साइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब ये लोग अपने मन से लॉ भी पास नहीं कर सकते, उसे परमिशन लेना पड़ेगा किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, दैट इज लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स का। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और ये 3 अदर जजेस थे। लेकिन ये उतना दिन चला नहीं, बहुत करप्शन वगैरह हो गया तो बाद में बंद कर दिया गया था इसे। इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एक्सेप्ट ब्राइब एंड गिफ्ट्स। अब हमें पता था कि बहुत सारा करप्शन हो रहा था एंड ऑल हो रहा था, इसके कारण कुछ लॉज लाए गए। जो कंपनी के ऑफिशियल थे, सर्वेंट्स थे, उन्हें बोल दिया, सख्त मना कर दिया गया कि आप कोई भी गिफ्ट नहीं लोगे, कोई भी ब्राइब नहीं लोगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्हें बना दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि कंपनी जो भी रेवेन्यू अर्न कर रही है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भी भारत में कर रही है, तो उसका जवाबदेही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट किससे क्वेश्चन करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से करेगी। ये जो 1773 एक्ट का था, इसमें बहुत सारा शॉर्ट कमिंग्स था इन मैटर ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशन। मतलब कहने को तो अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वेंट्स ऑफ कंपनी टू एक्सेप्ट ब्राइब एंड गिफ्ट्स नहीं ले सकते हैं, सब लेते ही थे करप्शन, और वो तो 1947 तक चल रहा है और उसके बाद भी चल रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, कुछ और भी शॉर्टेज कमिंग्स थे, जिसके कारण एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 17 सॉरी नॉट 81 नॉट 21 ये पास किया गया, 1781 पास किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, जो रेक्टिफाई करने का कोशिश किया कुछ कुछ प्रोविजन। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या था, देखते हैं एक एक करके इसके प्रोविजंस को। अब जो कंपनी का टेरिटरीज था भारत में, जो भी उन्होंने एक्वायर किया था लड़ झगड़ के या फिर ट्रीटी से, उन्हें पहली बार यहाँ पे बोला गया कि ये जो टेरिटरीज है जो कंपनी एक्वायर की है,
दोज आर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी ब्रिटिश का अधिकार है वो भारत में, सब ब्रिटिश का टेरिटरी है भारत में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था भारत में इंडिपेंडेंटली, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरह से पूरी तरह सुप्रीम कंट्रोल आ गया। तो कोई भी कोई डिसीजन ले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो उसको ओवर थ्रू कर दे हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब पहली बार बोला गया है यहाँ पे कि कंपनी जो कमर्शियल यानी ट्रेडिंग कर रही है वो एक अलग फंक्शन है कंपनी का, और जो पॉलिटिकल फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है वो अलग फंक्शन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था डबल गवर्नमेंट का सिस्टम। क्या था डबल गवर्नमेंट? कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यानी जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्हें बोला गया कि आप सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी देखोगे क्योंकि उसे अलग कर दिया गया है, और आप शेयर होल्डर्स भी हो। वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक स्टैब्लिश किया गया था, जो कि इसको बोला गया था कि आप लोग जो होंगे इस बोर्ड के मेंबर, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसका? पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी भारत में चल रहा है, डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो भारत में चल रहा है, और जो भी रेवेन्यू पोजीशन है भारत ब्रिटिश का भारत, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दोनों को अलग कर दिया। दिस इज नोन एज डबल गवर्नमेंट। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 होता है। अब यहाँ पे कंपनी का जो मोनोपोली था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने का एंड ऑल, तो उसे बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इसमें और कुछ खास नहीं था। तो लेट्स मूव टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में क्या होता है? फिर से 15 साल के लिए बढ़ाया गया था, 15 साल पूर गया, और कंपनी का जो मोनोपोली है उसे नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है। इट डिप्राइव्ड कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इंडिया। अब जो मोनोपोली था तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि वो भारत में ही सिर्फ ट्रेड कर सकता और कोई कंपनी नहीं आ सकती है भारत में, वो खत्म कर दिया गया, और बोला गया कि अब कंपनी सिर्फ चाय और चाइना यानी टी में ट्रेड कर सकती है। चाइना वहां पे मोनोपोली है, बाकी उसका मोनोपोली वगैरह खत्म हो गया होता है, और बाकी सारी कंपनीज भी आ सकती है ब्रिटेन से भारत ट्रेड करने के लिए। It provided for regulations of 3 councils subject to control of British Parliament। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा जो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास था, यहाँ पे बोला गया कि एक काउंसिल बनेगा। क्या बनेगा? काउंसिल बनेगा, जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस वगैरह करेगी, लॉ वगैरह बनाएगी। लेकिन इनके ऊपर, इन काउंसिल्स के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा, प्राइमरी कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल रहेगा, वो किसका रहेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये सब के ऊपर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब ये लोग कुछ भी लॉ बनाए तो उसके ऊपर कौन वीटो कर सकता है? ब्रिटेन का पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये जो 1833 का चार्टर था, दिस वाज ए फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। मतलब जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, पावर का एकत्रीकरण का प्रोसेस था, उसमें सबसे लास्ट स्टेप यही था। क्यों? यहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको बोला गया आप सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होंगे, आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट थे। और इनमें बोल दिया गया कि अब सिविल और मिलिट्री पावर्स भी आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर सकते हो, सिविल और मिलिट्री पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हो अपने विल पे। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास था, उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स छीन लिया गया था कि अब आप लोग कोई लॉ बना नहीं सकते हो, बनाओगे भी तो फिर दैट विल बी सब्जेक्ट टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गॉट एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स एंड लॉज मेड अंडर इट वेर कॉल्ड एज एक्ट्स। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लॉ बना दे, वो लॉ कहलाएगा एक्ट। अब यहाँ से एक्चुअली एक्ट कहलाना शुरू हुआ था, उसके पहले एक्ट नहीं कहलाता, यहाँ से एक्ट कहलाना शुरू हो जाता है। और गवर्नर जनरल को बहुत सारा सब्जेक्ट्स दे दिया गया, बहुत सारे टॉपिक्स दे दिया गया कि आप ये सारे टॉपिक्स पे लॉ बना सकते हैं, एंड इट वुड बी एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश का पोजीशन है भारत में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी उसे खत्म कर दिया जाता है। मतलब उसे पूरी तरह से बोल दिया जाता है कि आपका मोनोपोली खत्म होता है। पहले तो सिर्फ चाय में चाय था एक्सेप्ट टी, यहाँ पे टी भी खत्म कर दिया जाता है, और उसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है। मतलब अब आप कोई ट्रेडिंग नहीं करोगे, कोई बिजनेस भारत में नहीं करोगे, नाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे कंपनी लगेगा,
आप कमर्शियल बॉडी नहीं हो, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे भारत में, क्योंकि बहुत सारा लैंड वगैरह लोगों ने एक्वायर कर लिया था और वहां से टैक्सेस आ रहे थे। There was an attempt to introduce open competition for selection of civil servants, but was negated after opposition from court of directors. यहाँ पे क्या था कि ऐसा अटेम्प्ट लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि एक ओपन कंपटीशन हो बिटवीन द फॉर सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम के लिए, जैसे आज हम लोग देते हैं, खुल के कोई भी जाके दे सकता है भारत के नागरिक, वैसा अटेम्प्ट किया गया था कि ऐसा ओपन कंपटीशन हो फॉर इंडियंस आल्सो इन द सिविल सर्विसेज। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं चाहते थे ये चीज, वो बोल रहे थे नहीं, उन्होंने अपोज किया इस चीज को और इस चीज को अप्लाई नहीं किया गया 1833, बस ये प्रपोजल ही रह गया। सिक्स्थ, द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल याद करो काउंसिल बनाया गया था ताकि उन्हें असिस्ट किया जा सके एंड ऑल, इसे बढ़ा दिया गया और एक लॉ मेंबर को इसमें ऐड कर दिया गया इस काउंसिल। तो दिस वाज इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चार्टर, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो 1853 को कहा जाता है कि जो चार्टर्स एक्ट नाम सुन रहे हो, ये लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर्स एक्ट था एंड इट मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स भी यहाँ पे रीच हुए हैं। क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज सेपरेटेड। देखो पहले तो सिर्फ एक काउंसिल था गवर्नर जनरल का, अब गवर्नर जनरल का काउंसिल, पहले गवर्नर जनरल था उसका एक काउंसिल था, अब इस काउंसिल को तोड़ के दो काउंसिल बनाया गया गवर्नर जनरल के अंदर ही। तो एक का काम होगा लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी लॉ बनाने का, और एक का काम होगा एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव मतलब इस लॉ को जो अप्लाई करे, एप्लीकेबल करे गवर्नमेंट। तो ये दोनों अलग कर दिया गया, लेजिस्लेटिव अलग हो गया और एग्जीक्यूटिव अलग हो गया। एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। तो अब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें दो था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो दोनों में काउंसिलर्स होंगे, कुछ लोग होंगे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स में ऐड किया गया तुम्हारा 6 न्यू मेंबर्स, इन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। सेपरेट गवर्नर, यानी इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग और इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग बना, मतलब सीएलसी अलग बना, जहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक गवर्नर जनरल का भी अलग काउंसिल बना। फॉर द फर्स्ट टाइम there was local representation in the Central Legislative Council of 6 new legislative members, out of which 4 were from Madras, Bengal, Bombay and Agra। मतलब अब जो 6 लोग को ऐड किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ बनाने के काम में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सीएलसी में, तो इन 6 में से जो 4 लोग थे वो इंडियंस थे। इंडियंस नहीं कह सकते हैं, लोकल्स। जैसे कोई ब्रिटिशर हो और वो इंडियन का नागरिकता ले लिया हो, तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था कि जो भारत में ही रह रहे हैं उनके लोग, जैसे कि मद्रास का, बॉम्बे का, बंगाल का और आगरा, इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फंक्शनिंग एज मिनी पार्लियामेंट। अब ये सीएलसी था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना विद एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स एंड ऑल, तो इसमें क्या हुआ, दैट वाज एक्टिंग एज मिनी पार्लियामेंट, मतलब लॉ बनाने के काम। तो मिनी पार्लियामेंट एक तरह से क्रिएट हो गया था, लेकिन इसके जितने भी प्रोसीजर्स थे, ये कैसे काम करेगा, क्या कर सकता है, वो सब किसके द्वारा एडवाइस दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल था इसके ऊपर, इस काउंसिल के, यानी हमारे पार्लियामेंट जो क्रिएट हुआ उसके ऊपर ब्रिटेन का पार्लियामेंट का कंट्रोल था। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि हम लोग सोवरेन नहीं थे, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के ऊपर ही कंट्रोल था ब्रिटेन का। ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ कोवेनेटेड सिविल सर्विस, आज का जो यूपीएससी है उस समय बोलते थे उसे कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज, तो ये इंडियंस के लिए भी खोल दिया गया फाइनली 1853 में। और एक मैक्यूले कमिटी बनाया गया, मिनट कमिटी अपॉइंट किया गया था सिविल सर्विसेज के लिए इन 1854। और कंपनी का जो रूल था उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया कि हाँ अब कंपनी अब जो रूल कर रही है वो रूल करेगी, लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि कब तक रूल करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट खत्म हो जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858। तो 1857 में क्या हुआ था हमें पता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। और उसके बाद कंपनी रियलाइज करती है, यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट रियलाइज करती है यहाँ पे कि अब जरूरी है कुछ
पैसिफिकेशन का, यानी पैसिफाई करने का, लोगों को थोड़ा खुश करने का। तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस होता है, और ये सिर्फ नाम का गुड था, कुछ गुड इसमें भारत के लिए नहीं था। तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनली। और ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पहले कॉमर्शियल बॉडी था बोला गया वो, अब वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखा गया था पिछले वाले एक्ट में, लेकिन इस एक्ट में बोल दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं, उसे एबॉलिश कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया, और जितना पावर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो टेक ओवर कर लेती है ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ का अब रूल होगा भारत। तो द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनका डेजिग्नेशन बदल दिया जाता है, और उन्हें बोला जाता है कि आप जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब आपको कहा जाएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और लॉर्ड कैनिंग उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइस रॉय बनाया जाता है, एंड ही वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, और एक नया ऑफिस बनाया जाता है। पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब था, उस सबका एबॉलिश किया जाता है, बोला खत्म करो ये सब काम झाम, और एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा, इसका जो आदमी होगा जो ये ऑफिस को होल्ड करेगा, वो क्या होगा, वो एक मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैबिनेट है जिसमें राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन है, उसी तरह ब्रिटेन में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनका कैबिनेट होता था, तो उनके कैबिनेट का कोई एक मेंबर जो होगा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटेन में पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया के बारे में, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आंसर देगा। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के साथ साथ एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाया जाता है, उनके साथ साथ अटैच कर दिया जाता है, जो कि एडवाइस करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, बोला जाता है कि ये कॉर्पोरेट बॉडी है, मतलब ये कंपनी की तरह काम करेगी, कॉर्पोरेट बॉडी, जैसे कि आज रिलायंस है एंड ऑल है, सीधा कॉर्पोरेट बॉडी। मतलब अगर किसी को बोला जाता है कि ये कॉर्पोरेट बॉडी है, तो दैट बॉडी इज कैपेबल ऑफ बीइंग स्यूड इन इंडिया और इंग्लैंड, मतलब कोर्ट में उनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर केस चलाया जा सकता है, चाहे भारत में चाहे इंग्लैंड में। This act was largely confined to the improvement of the administrative system. तो ये एक्ट को पूरी तरह से बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है भारत में, उसे चेंज करने के लिए लाया गया था। By which the Indian government was to be superintended and controlled in England, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया गया, जो भारत में जो एग्जीक्यूटिव लोग काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में है तुम्हारा इंग्लैंड का, जो कि पहले नहीं थे, जिसके कारण एक कारण बताया जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ, कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट देख ही नहीं पा रही थी कि भारत में क्या चल रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे बात किया जाए, इट डिड नॉट अल्टर एनीथिंग, सब्सटेंशियल वे में कुछ भी चेंज नहीं होता है भारत में, और जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भारत में चलते आ रहा होता है, ब्रिटिश जिस प्रकार से रूल करते आ रही होती है भारत में, उसी प्रकार से कंटिन्यू होते रहे। तो 58 में तो जल्दी जल्दी में कुछ कुछ चेंजेस ला दिया गया ताकि लोगों को खुश किया जा सके, और एक डिटेल्ड एक्ट आता है, दैट इज नोन एज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस होता है। तो इसमें इसके प्रोविजंस को देखते हैं। टू एसोसिएट इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, दस वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हमें पता था एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था अलग से, और एक वाइसरॉय का अपना काउंसिल था लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का प्रोसेस। तो वाइसरॉय का जो पर्सनल लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे वो लॉ बनाते थे, तो इस सोचे कि क्यों ना इस लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को डाल दें और इंडियंस को बुड़बक बनाया जाए कि देखो तुम्हारे ही लोग लॉ बना रहे हैं तुम्हारे लिए, जबकि ये लोग जो थे तुम्हारे एक तरह से ब्रिटिशर्स के ही साइड में थे। तो और देखो बहुत बड़े बड़े लोगों को लिया गया, जैसे कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इस लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं वाइसरॉय। The process of decentralization began by restoring legislative powers to Bombay and Madras presidencies. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक कारण ये लोग सोच रहे थे कि जो पावर का एकत्रीकरण हुआ है वो भी हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को और स्मूथ बनाने के लिए बोलते कि नहीं, एकत्रीकरण अच्छा नहीं है पावर को, तो पावर को क्या होगा, सबके बीच में बांट के रखा जाना चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना जा सके, मतलब एक बैलेंस बन सके पावर का भारत में। तो जो पावर छीन लिया गया था बॉम्बे मद्रास प्रोविंसेस से कि आप लॉ नहीं बना सकते हो, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉ बना सकते हैं या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉ बना सकते हैं, इसे क्या किया जाता है, अब रिवर्स करना शुरू होता है। मतलब अब
वापस से पावर दे दिया जाता है तुम्हारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कि आप लोग कुछ कुछ टॉपिक्स दिए जाता है, इन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बना सकते हो। और यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि फाइनली हम देखेंगे 1937 आते आते कि प्रोविंसेस जो राज्य हैं, जो स्टेट है इंडिया में, वो लोग को ऑटोनॉमी मिल जाता है इन 1937। वहां पे जाके डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस एक तरह से समाप्त होता है। अब अगर हम लॉ बनाने का पावर दे रहे हैं तुम्हारा प्रोविंसेस को, तो वहां पे भी कोई एक लोकसभा टाइप का चीज चाहिए, कोई सभा चाहिए, कोई काउंसिल चाहिए जो लॉ बनाएगी। तो इसलिए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन होता है। 1962 में बंगाल में बनाया जाता है, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बनाया जाता है, और 1897 आते आते पंजाब में भी स्टैब्लिश कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ताकि वो लोग कुछ टॉपिक्स पे लॉ बना सके। Viceroy got the power to make rules for convenient transaction of council। अब वाइसरॉय को क्या हुआ कि जो सीएलसी था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, और उनका खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, और ये जो तुम्हारा बंगाल प्रोविंसेस पंजाब के काउंसिल थे, तो वाइसरॉय के पास पावर था कि ये लोग कैसे काम करेंगे उसके ऊपर रूल्स बनाने का। It recognized the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859। 1859 में लॉर्ड कैनिंग जो पहले वाइसरॉय थे भारत के, उन्होंने उनका एक आइडिया था पोर्टफोलियो सिस्टम का। मतलब जैसे आज एक मिनिस्टर के हाथ में हमारा है कि हाँ ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये रेलवे मिनिस्टर है, तो इस तरह क्या पोर्टफोलियो, रेलवे पोर्टफोलियो है किसी के पास फिनेंस पोर्टफोलियो, किसी के पास फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम, डिपार्टमेंटल सिस्टम, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट वाला सिस्टम देख रहे हैं, तो ये आइडिया था लॉर्ड कैनिंग का। और पहली बार 1861 के एक्ट में इस पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडिया। अब जो वाइसराय थे, इन्हें एनविसाज किया जाता है विद द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस। मतलब आप इमरजेंसी ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं वाइसरॉय विदाउट कन्वीनियंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कन्वींस भी नहीं है कि हाँ ये लॉ आना चाहिए, फिर भी वाइसरॉय अपना वीटो पावर यूज करके वो लॉ ला सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और जो ऑर्डिनेंस होगा एक्टिव होगा, लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंसेस जो होगा वो 6 महीना, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वो लॉ एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर से इशू कर सकते हैं नए तरीके से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एनलार्ज। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एक लेजिस्लेटिव था, एक एग्जीक्यूटिव था, जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। लॉ बनाने का काम लेजिस्लेटिव का, लॉ इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी बढ़ाया जाता है और उसमें 5 नए मेंबर एज ए ज्यूरिस्ट ऐड किए जाते हैं, और 12 नए मेंबर को भी ऐड किया जाता है फॉर लेजिस्लेशन, जिसमें से जो 6 लोग होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे। तो लेजिस्लेटिव को भी बढ़ाया जाता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो एक्ट था, दिस एक्ट सफर्ड मैनी डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिफेक्ट्स थे इस एक्ट में, और ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया कोई भी इंडियन एस्पिरेशंस को, क्योंकि गवर्नर जनरल वाज मेड ऑल पावरफुल, ऑर्डिनेंस पावर एंड ऑल पावर सब उन्हीं के पास था। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिन्हें भेजा गया कि हाँ हाफ ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेंगे, उनके पास हार्डली कोई पावर था टू प्ले एनी इफेक्टिव रोल, क्योंकि as no question should be asked and budget could not be discussed, क्योंकि उन्हें पावर ही नहीं दिया गया था कि वो कोई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके क्वेश्चन कर सके बजट को, और या फिर कुछ डिस्कस कर सके। द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन का तो भारत तो वो डिटोरिएट कर रहा था उस वक्त, स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स था, फेमिन्स आ रहे थे, तुम्हारे 1877 में एक सीवियर फेमिन आया था, और जिसके कारण जो भारत के लोग हैं उनके बीच में और डिसकंटेनमेंट बढ़ने लगा अगेंस्ट। तो ये सबको देखते हुए एक नेक्स्ट एक्ट आता है 1892 में, that is known as Indian Councils Act of 1892। तो इस एक्ट में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे तुम्हारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, वहां पे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया जाता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू। बोला जाता है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। कैसे नॉमिनेट होंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, एंट्री करेंगे, दैट विल बी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, रिकमेंड करेंगे। जैसे आज राज्यसभा में हम लोग जाते हैं इलेक्ट होके, यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा बाय प्रोविंशियल काउंसिल और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स।
वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे होंगे, जो स्टेट लेवल पे था काउंसिल लॉ बनाने का काम, दैट उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे दैट विल गो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। तो ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 था, इसमें फाइनली पावर दे दिया जाता है कि जो मेंबर्स गए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वो डिस्कस कर सकते हैं बजट पे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टू द एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल में बैठे हुए विद फ्यू कंडीशंस। मतलब एक क्वेश्चन पूछा लेकिन क्वेश्चन का जो जवाब आया उधर से एग्जीक्यूटिव से उसके ऊपर फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते, मींस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का पावर नहीं दिया गया था अभी तक। तो दिस वाज अबाउट काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। फर्दर हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इसे बोला जाता है। इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसे बढ़ा दिया जाता है इनका साइज। वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला था ठीक है आप नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी यानी नॉन ऑफिशियल लोग ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोले नहीं वहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगा। अब जो मेंबर्स थे उन्हें अलाउ कर दिया जाता है, जो याद करो उस पहले में क्या था कि बजट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन उसके ऊपर जवाब जो आया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे मेंबर्स को अलाउ कर दिया जाता है कि हाँ आप काउंसिल्स में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हो ऑन बजट एंड सो ऑन। पहली बार फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में याद करो लाया ही गया था 3 लोगों को, लेकिन पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन को लाया गया था और यहाँ पे एडिशन किया गया था एक लॉ मेंबर का जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा ने पहली बार लाया गया था वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर मुस्लिम्स, सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकते थे, ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया गया था 1909 एक्ट के द्वारा। इसका मतलब जो कम्युनलिज्म है, जो जातिवाद है, उसे लीगलाइज कर दिया गया, लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है यहाँ पे, जो कि उस वक्त के वाइसरॉय थे भारत के, उन्हें कहा जाता है एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, अब बोलते हैं जो काउंसिल्स है वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रेसिडेंसीज जो है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, यूनिवर्सिटीज है, जमींदार, इन सबका काउंसिल में एक अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो एक तरह से यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन को भी। तो दिस वाज अबाउट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता है। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये आया था, हमें पता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन था उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और उस वक्त होम रूल लीग मूवमेंट के बाद ये सब आया था जो मोन्टेग ने अपना स्टेटमेंट दिया था ब्रिटेन में उसके बाद। So it relaxed the central control over provinces, but the structure of the government remained centralized and मतलब जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था उसको और वीक किया जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन की ओर फर्दर मूव करती है गवर्नमेंट और कुछ पावर्स जो है प्रोविंसेस को दे देती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए मेजोरिटी ऑफ द पावर्स अभी भी सेंट्रल था, यूनिटरी था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, मतलब टॉपिक्स जो थे जिसके ऊपर पावर बना सकते हैं प्रोविंस के, उसे डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट में और बोला जाता है जो राज्य प्रोविंसेस है इनके पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे और रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे। मतलब जो ट्रांसफर्ड होंगे, जो जो टॉपिक्स सब्जेक्ट होंगे ट्रांसफर्ड लिस्ट में, to be administered by governor with the aid and advice of ministers responsible to the legislative council। सपोज ट्रांसफर्ड लिस्ट में एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, ये एग्रीकल्चर लॉ बना सकती है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर ट्रांसफर लिस्ट में एग्रीकल्चर आ गया तो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी लॉ बनेगा तो वो कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा। लेकिन गवर्नर जो लॉ पास करेगा एग्रीकल्चर के ऊपर वो अपने मन से नहीं कर सकता है। इस लॉ के ऊपर, इस एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी लॉ होगा दैट विल बी एडवाइज्ड बाय द मिनिस्टर्स, मतलब उस राज्य के मिनिस्टर एडवाइस करेंगे गवर्नर को कि आप एग्रीकल्चर पे ऐसा लॉ बनाइए, तब गवर्नर जाके ये लॉ पास करे। वहीं अगर मान लो रिजर्व्ड लिस्ट में एग्रीकल्चर रहता
फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर रिजर्व लिस्ट में आ जाता। तो इसमें क्या है, टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। यहाँ पे तो ये मिनिस्टर्स जो है वो जवाबदेही होंगे काउंसिल में, वहाँ के तो तुम्हारा विधानसभा है राज्य के, वहाँ पे तो जवाबदेही होंगे। लेकिन अगर एग्रीकल्चर रिजर्व लिस्ट में डाल दिया जाए तो गवर्नर और उसका जो अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ये लोग लॉ अपने मन से बना सकता था इस एग्रीकल्चर के ऊपर, और ना ही गवर्नर ना ही उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर जवाबदेही होगा विधान सभा में, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कोई आंसरेबल नहीं, बना दिए तो बना दिए। तो ये जो सिस्टम था इसे ही कहा गया डायरकी। मतलब एक तरह से डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया गया कहाँ पे, प्रोविंसेस में। फॉर द फर्स्ट टाइम द डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। फर्दर देखते हैं इस एक्ट में क्या था। बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। बाइकैमरलिज्म मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे आज लोकसभा है और राज्यसभा है, उसी तरह। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, एक ही काउंसिल था, एक वाइसरॉय का अपना ही था और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसे भी दो भाग में तोड़ दिया गया, एक को कहा गया अपर हाउस, एक को कहा गया लोअर हाउस। जो अपर हाउस था उसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर आज के टाइम पे राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है उसे क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल। हाँ, तो जो लोअर हाउस है उसे क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल। ये लोअर हाउस हो गया हाउस ऑफ पीपल या फिर आज का लोकसभा। और जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे दोनों हाउस में, जो इलेक्ट होके आएंगे लोग, वो किसके थ्रू आएंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आएंगे। सो एक तरह से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया भारत। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वाइस रॉय का, यानी जो इंप्लीमेंट करेगा लॉज को टू बी इंडियन, उसमें 3/6 मेंबर जो होंगे वो इंडियंस होंगे। कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम्स को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग, उसे फर्दर एक्सटेंड किया जाता है, बोलता है। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम है ये हम लोग एक्सटेंड करते हैं सिख, वीमेन और बाकी क्रिश्चियनिटी ये लोग को भी दे देते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक डायरेक्ट इलेक्शन का बात किया गया था, तो क्या सारे भारतीय वोट कर सकते थे? द आंसर इज नो। फ्रेंचाइजी जो दिया गया था, पावर टू वोट जो दिया गया था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ किसके पास कितना प्रॉपर्टी है, वो कितना टैक्स पे करता है या कितना पढ़ा लिखा है, उस बेसिस पे अलाउ किया गया था वोट करने को। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन वाज क्रिएटेड। अब जैसे आज के टाइम पे एम्बेसी जानते हो, तो दो चीज होता है, एक होता है एम्बेसी जो फॉरेन कंट्रीज में होता है इंडिया के लिए। सपोज यूएस में इंडियन एम्बेसी मिलेगा तुमको, न्यूयॉर्क, तुम वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पे वीजा उजा लोग अप्लाई करते हैं यूएस के। तो उसी तरह जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, यानी जो कंट्री ब्रिटेन के अंडर कभी कंट्रोल में रही है, वहां पे एम्बेसी नहीं, वहां पे हाई कमीशन, हाई कमीशन होता है। तो ऐसा ही हाई कमीशन यानी या फिर एम्बेसी जो बोल लो, वो बनाया जाता है, लंदन में क्रिएट किया जाता है। और जो कुछ पावर्स थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास, उसमें से कुछ पावर्स उठा के ट्रांसफर कर दिया जाता है इस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को इन लंदन। ये जो एक्ट था 1919 का, दैट प्रोवाइडेड फॉर, बोला जाता है कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एक बॉडी होगा जो कि कंडक्ट कराएगा, जो कि रिक्रूट करेगा सिविल सर्वेंट्स को, जैसे कि आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था जो कि आईएएस का एग्जाम कराएगा भारत और रिक्रूट करेगा उन्हें। तो फाइनली जाके ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश होता है 1926। सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट टू बी इनेक्टेड बाय प्रोविंस देमसेल्व्स एंड सेंट्रल बजट। मतलब पहले क्या था, बजट जो बनता था भारत का एज ए होल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती थी। अब हमें पता है कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ है, तो जो प्रोविंशियल बजट है वो अलग बनाएंगे, वो प्रोविंसेस खुद बनाएंगे, और सेंटर का बजट वो खुद बनाएंगे, जैसे कि आज भी होता है। फिर बोला जाता है कि एक्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि रिव्यू करेगा इस एक्ट को ऑफ 1919 को 10 साल के बाद। अब जो एक्ट है वो एक्ट ऑफ 1919 वो 1921 में इफेक्टिव हुआ था, यानी अकॉर्डिंग टू दिस 1931 में एक एक्ट आना चाहिए था, एक स्टैट्यूटरी कमीशन आना चाहिए था, बट साइमन कमीशन जो है वो 1927 में आ गई थी, गठन हो गया था, 1930 तक रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। दैट वाज 2 years बिफोर द डेट। और क्यों ऐसा हुआ था ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। अब जो 1919 का एक्ट था उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे।
कुछ खराबियां थी, कुछ कमियां थी, जैसे कि कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कि डिमांड था इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया था भारत को। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिस्कस नहीं कर सकते थे बिल्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारा टॉपिक उन्हें दिया ही नहीं गया डिस्कस करने के लिए विदाउट गवर्नर्स क्लियर, मतलब गवर्नर का परमिशन लो तभी राज्य जो है, जो स्टेट्स है, जो प्रोविंसेस है, वो डिस्कस कर सकते हैं कुछ बिल्स पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंटिन्यूड टू बी ए यूनिटरी, मतलब अभी तक यूनिटरी स्टेट ही है, हम लोग पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। फेल्योर ऑफ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट, जो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया था ट्रांसफर और रिजल्ट, वो भी एक फेल हो गया। डोमिनेशन ऑफ गवर्नर बरकरार था और रिप्रेसिव मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जैसे कि हमें पता है रॉलेट। और इसको रिव्यू करने के लिए आया था क्या, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इट रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डायरकी को एबॉलिश करने के लिए बोला गया था। इट प्रपोज्ड एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, बोला जाता कि जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंसेस में दे देना चाहिए, मतलब कि लोग जो है अपने मिनिस्टर्स को चुनेंगे और मिनिस्टर्स फाइनली अपने विधानसभा में आंसरेबल होंगे अपने लोगों को, यानी तुम्हारा जो गवर्नमेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, आंसरेबल टू द पीपल, दैट इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इट एडवोकेटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली, बोला जाता है एक इंडिया एज ए यूनियन बनना चाहिए जिसमें कि ब्रिटिश के जो टेरिटरीज कैप्चर्ड हैं वो भी होंगे प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भी, एक ओवरऑल इंडिया एक फेडरेशन का बात किया गया। इट एडवाइज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल, जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था जो कि 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया था, फिर 1919 में एक्सटेंड किया गया था, बोला जाता है कि वो कंटिन्यू होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हमें पता है कि इसके साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होता है, व्हाइट पेपर आता है, फिर उसमें कम्युनल अवार्ड होता है, पूना पैक्ट होता है बीच में, और फिर उस व्हाइट पेपर और 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। तो इट वाज ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 1935। कहा जाता है कि आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 80% चीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही उठाया गया है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 321 सेक्शंस थे, समझ लो जैसे कि आज आर्टिकल्स हैं, और 10 शेड्यूल्स है जैसे कि आज 12 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का मीनिंग ही होता है लिस्ट, लिस्ट। तो इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ए कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया। सो एक कदम उठाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को, जो जवाबदेही हो लोगों को, वैसा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया जाए भारत। इट कॉल्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, बोला जाता है एक ऑल इंडिया फेडरेशन जैसे साइमन कमीशन रिपोर्ट में भी कहा गया था वैसा एक एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, दोनों होने चाहिए। लेकिन क्या होता है इस प्रोविजन के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स एग्री नहीं करते, बोलते हैं नहीं हमें वैसा कोई फेडरेशन नहीं बनाना है, प्रिंसली स्टेट हमारे बाकी लोगों के साथ एक इंडिया हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट रहना। उन्हें लगता था कि हमारा इंडिपेंडेंट खो जाएगा अगर हम फेडरेशन के ऊपर एग्री कर गए तो, इसलिए कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन एग्जिस्ट करने को नहीं आया अंटिल इंडिपेंडेंस। अब जो पावर था दैट वाज डिवाइडेड। अब देखो अब जो ओवरऑल पावर था भारत में कि कौन किसके ऊपर लॉ बनाएगा बहुत तितर बितर था, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाया जाता है और बांटा जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1937 आते आते खत्म करना है। तो 37 आते आते खत्म करना है तो 35 के एक्ट के थ्रू ही न देगा। तो देखो यहाँ पे कैसे खत्म किया जाता है। तो एक फेडरल लिस्ट बनाया जाता है, एक लिस्ट बनाया जाता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स बोल दिए जैसे एग्रीकल्चर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारा नाम रख दिया गया। टोटल 59 आइटम्स रहा गया और बोला गया कि इन टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है, कोई राज्य इसके ऊपर नहीं बना। फिर बनाया गया एक और लिस्ट जिसे कहा गया प्रोविंशियल लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट जिसको आज हम लोग बोलते हैं, जैसे कि झारखंड, झारखंड के भी अपने कानून है। तो इस लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स रखा गया, जैसे कि पुलिस एंड ऑल, ये सब राज्य के पास होगा कि पुलिस के ऊपर जो भी कानून है, जो भी है, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कौन बनाएगा, सरकार राज्यों की वही बना सकती है लॉ। तो इस तरह कुछ पावर्स दे दिया गया प्रोविंशियल। फिर बनाया गया एक और लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर मान लो,
राज्य सरकार भी कुछ स्टेप्स लेती है और सेंटर की सरकार, मोदी जी भी कुछ लॉ बनाते हैं, हेमंत सरकार भी कुछ लॉ बनाती है। तो उसी तरह कंकरेंट लिस्ट बनाया गया जहाँ पे दोनों सेंटर और प्रोविंसेस लॉ बना सकते हैं और ऐसे कुल 36 आइटम्स थे या फिर टॉपिक्स। और जो बचे खुचे पावर है जो कहीं भी नहीं गए या फिर इन फ्यूचर आने वाले थे वैसे पावर जो इनके दिमाग में उस वक्त नहीं हो, यानी रेसिडुअरी पावर्स, वो पावर्स दिया गया कि उसके ऊपर लॉ वाइस रॉय बना सकते। आगे देखते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग डायरकी को जो प्रोविंसेस में था, राज्यों में डायरकी लगाया गया था, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट था जो कि फेल हो चुका था, उसे एबॉलिश कर दिया जाता है और इसे सेंटर में डाल दिया जाता है। मतलब सेंटर में डायरकी होगा, लेकिन कभी भी सेंटर में इफेक्ट में नहीं आया, लागू नहीं हो पाया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि जो राज्य है उनके पास ऑटोनॉमी आ गई एक तरह से अपना गवर्नमेंट चलाने का। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी, एक रेस्पॉन्सिबल सरकार मिल गई थी राज्यों को, दैट इज मिनिस्टर्स वे रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो आज हम मिनिस्टर चुन के भेजते हैं एमएलएस को और वो मंत्री बनते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहाँ, विधान सभा में, राज्यों के। जो इलेक्टोरेट सिस्टम था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, उसे और बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। पहले तो सिख, क्रिश्चियनिटी, वुमेन को, अब जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो एससीज कैटेगरी के लोग थे, उन्हें, वुमेन और लेबर, इन लोगों को भी बढ़ा दिया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म, देखो बाइकैमरलिज्म जो था, राज्यसभा और लोकसभा, ये तो सेंटर में आ चुका था, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि स्टेट में यानी प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है बाइकैमरलिज्म। मतलब दो हाउसेस होंगे, एक विधानसभा जैसे आज हम लोग जानते हैं और एक विधान परिषद। तो 6 आउट ऑफ टोटल उस वक्त 11 राज्य ही थे भारत में, 11 प्रोविंसेस थे और 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन होता है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम। तो आप लोग कमेंट करो मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आज के टाइम पे ये विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, ये खोज के बताओ। इस वक्त जो इलेक्शन होने वाला था 1937 में, इलेक्शन जो होने वाला था प्रोविंशियल के लिए, तो क्या सारे लोग वोट करते हैं? द आंसर इज अगेन नो। जो फ्रेंचाइजी था, जो वोटिंग पावर था, वो सिर्फ 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ स्टैब्लिशमेंट होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया जाता है इस एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो आज दिल्ली में देखते हैं उस वक्त फेडरल कोर्ट बोला जाता है, उसको स्टैब्लिश किया जाता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का यानी यूनियन पब्लिक यूपीएससी जो आज हम देख रहे हैं, उसी को बाद में बदल दिया जाता है, यूनियन लगा दिया जाता है फेडरल के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद उसका गठन होता है। फिर आज जो हम लोग देखते हैं जेपीएससी, बीपीएससी, यानी जो स्टेट लेवल का कमीशन होता है, उसे बनाया गया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। और ऐसा भी प्रावधान था, अगर दो राज्य जैसे समझ लो झारखंड और बिहार एक साथ अपना कमीशन का एग्जाम कराना चाहे सिविल सर्विसेज का, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया होता है। एंड हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि बर्मा का जो एनेक्स किया गया था उसे फाइनली सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम इंडिया और दो नए प्रोविंसेस क्रिएट होते हैं, उड़ीसा और सिंध। तो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 37 में हमें पता है इलेक्शन होता है, फिर 28 महीनों बाद कांग्रेस रेजिग्नेशन दे देती है। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बनता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जैसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, ये सबको सीक्वेंस में याद करते हुए फाइनली लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। उसे एक्सेप्ट किया जाता है, बाद में मुस्लिम लीग फिर से उसको रिजेक्ट कर देती है, एक्सेप्ट करने के बाद भी। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है और इंट्रोड्यूस होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इंट्रोड्यूस होता है। इट ब्रॉट एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके कारण ब्रिटिश का जो रूल था भारत में उसे खत्म किया जाता है और इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होता है बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान। और बोला जाता है कि जो लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंस, यानी ब्रिटिश का जो पैरामाउंसी था, जो रूल्स था तुम्हारे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो भी लैप्स करता है। और जो तुम्हारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किया गया था, वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। या तो वो भारत के साथ जाए, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाए, या तो वो इंडिपेंडेंटली अपना रूल करें, या फिर वो एक सेपरेट एग्रीमेंट में घुस सकते हैं विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसा उन्हें ऑफर दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड, इसमें ये कहा जाता है कि देखो अभी तो 1946 में 47 में लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो अब 47 में इंडिपेंडेंस दे दे तो 47 के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा है, तो फिर इंडिया गवर्न कैसे होगा, कौन से लॉज पे होगा?
तो इसके लिए बोला जाता है कि जब तक भारत का कोई अपना संविधान इफेक्टिव ना हो जाए, जो कि 1950 में हुआ जिसके कारण रिपब्लिक डे बनाया जाता है, तब तक यानी आजादी के बाद से लेके तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो भी प्रावधान है वही इफेक्टिव होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया को गवर्न किया जाएगा अनटिल इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव करे। इट ऑल्सो डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम वीटो पावर, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा भारत जो भी अब करेगा उसके ऊपर ब्रिटेन वीटो पावर नहीं लगा सकता है, और जो टाइटल था ब्रिटिश मोनार्क का कि वो एम्परर ऑफ इंडिया है, उस टाइटल को भी उससे हटा दिया जाता है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका ऑफिस को बंद कर दिया जाता है, ऑफिस क्लोज हो जाता है लंदन में। और जो सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट था बाय द ब्रिटिशर्स वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। हालांकि बाद में तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बोलते हैं कि नहीं, इसे कंटिन्यू करना चाहिए, और आजादी के बाद भी वो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कल के लेक्चर में हम लोग फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे और डिटेल में पॉलिटी स्टार्ट होगा। तो कोई डाउट यू कैन कमेंट मी, otherwise thank you for watching my lecture for today.